हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9th के अंतर्गत जो इतिहास देख रहे थे, इतिहास का दूसरा लेसन देख रहे थे, रूस की क्रांति। 9th अध्याय 2 देख रहे थे और अध्याय 2 के अंतर्गत रूसी क्रांति देख रहे थे 1917। इसके अंतर्गत हम लोग यह देख चुके हैं कि तत्कालीन यूरोप में किस प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित थी, यानी देश के संबंध में, अपने राष्ट्र के संबंध में क्या विचारधाराएं थी। तो हम लोग देख रहे थे कि उदारवाद थे, यानी कि जिसको हम लोग उदारवादी के नाम से जानते हैं, उदारवाद की विचारधारा थी। रूढ़िवाद था, रेडिकल्स था, और इन सब के बीच में एक विचारधारा आई जिसको कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया, जिसे हम लोग समाजवादी विचारधारा के नाम से जानते हैं। ये चारों ही विचारधाराएं यूरोप के लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही थी और ख़ास तौर से लोगों के राजनीतिक जीवन को प्रभावित कर रही थी। यानी कैसा राष्ट्र होना चाहिए, उस राष्ट्र के अंतर्गत रहने वाले लोगों को क्या अधिकार होना चाहिए, सरकार का किस प्रकार से निर्माण होना चाहिए और वह सरकार किस प्रकार से कानून बनाए, किस प्रकार से अपनी नीतियाँ बनाए, उसके संबंध में लोगों की सोच विकसित हो रही थी। और इस सोच के बीच में एक ऐसे समाज का निर्माण हुआ था जिसे हम लोग औद्योगिक समाज के नाम से जानते हैं। औद्योगिक समाज के नाम से जानते हैं। यह औद्योगिक समाज का निर्माण क्यों हुआ था? तो इस औद्योगिक समाज का निर्माण औद्योगिकरण के कारण हुआ था। और औद्योगिकरण हम जानते हैं कि 18वीं सदी के अंतर्गत इंग्लैंड में हुआ था। अब 18वीं सदी में जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होती है और उससे पूरे यूरोप में औद्योगिकरण होना प्रारंभ हो जाता है। इस औद्योगिकरण का परिणाम क्या होता है? इस औद्योगिकरण का परिणाम होता है कि एक औद्योगिक समाज का निर्माण होता है और एक और समाज का निर्माण होता है जिसे हम लोग औद्योगिक श्रमिक कहते हैं। औद्योगिक श्रमिक कहते हैं। 20वीं सदी की अगर बात किया जाए, 20वीं सदी में जो रूस की क्रांति होती है, तो रूस की क्रांति से पहले अगर हम बात करें औद्योगिक समाज की और औद्योगिक मजदूर की, क्योंकि हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रूस में क्रांति कौन करेगा? तो यही औद्योगिक श्रमिक करेंगे। यही कारण है कि हम इस समाज की चर्चा कर रहे हैं। इस समाज के अंतर्गत देखा गया, यानी कि जिस प्रकार की व्यवस्था बनी, इसी को हम लोग पूंजीवादी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। और पूंजीवादी व्यवस्था उस व्यवस्था को कहा जाता है जिसमें संपत्ति का अधिकार किसी निजी व्यक्ति का होता है और उससे जो भी उत्पादन होता है, लाभ होता है, वह निजी व्यक्ति के नियंत्रण और स्वामित्व के अधीन होता है। उसमें श्रमिक कार्य तो करता है, यानी उत्पादन श्रमिक ही करता है, लेकिन श्रमिकों को कोई विशेष लाभ नहीं होता है। और इस प्रकार के समाज में एक विचारधारा आती है जिसे हम लोग समाजवाद की विचारधारा के नाम से जानते हैं। इस पर हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन किया है कि समाजवाद क्या है। तो यहाँ पर हम एक दृष्टांत के तौर पर या उदाहरण के तौर पर हम बताते हैं कि जो औद्योगिक समाज का निर्माण हो रहा था, उस समाज में जो समाजवाद की विचारधारा आई, तो समाजवादियों का मानना क्या था? समाजवादियों का मानना था कि फैक्ट्रियों में जो पूंजी लगी है वो हम लोगों की है। जो फैक्ट्रियों से उत्पादन होता है वह मजदूरों के कार्यों के कारण उत्पादित होती हैं, लेकिन उससे मजदूरों को स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। ऐसे में एक व्यवस्था आता है कि जिसके अंतर्गत यह व्यवस्था लाने का प्रयास किया जाता है कि संपत्ति पर सरकार का सामूहिक नियंत्रण हो और सरकार ही उसको संचालित करे और सभी श्रमिक उस पर काम करें और जो भी उत्पादन होता है उसे क्या किया जाए, इक्वली बांट दिया जाए। इस प्रकार के समाज का निर्माण करने की बात
सोचा जा रहा है, जिसे ही हम लोग समाजवाद के नाम से जानते हैं। ये जो चर्चा कर रहे हैं यह मोटे तौर पर चर्चा कर रहे हैं। जो आप किताब पढ़ेंगे, 9th क्लास की स्टूडेंट हैं, आप किताब पढ़ेंगे और निश्चित रूप से जब तक से किताब नहीं पढ़ेंगे, जब तक से एक बार दो बार आप चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, तब तक से ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर जो औद्योगिक समाज का निर्माण हुआ, औद्योगिक समाज के निर्माण के साथ ही औद्योगिक श्रमिक आए, और औद्योगिक श्रमिक यानी कि इसी समाज के प्रतिक्रिया स्वरूप एक व्यवस्था आया जिसको हम लोग समाजवाद के नाम से जानते हैं, समाजवाद के नाम से जानते हैं। और इस समाजवाद के आने के बाद यह देखा गया कि पूरे यूरोप में अगर बात करें, अगर जर्मनी की बात करें, फ्रांस की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, पूरे यूरोप में इस समाजवाद की विचारधारा के प्रति समर्थन उत्पन्न होने लगा। अगर हम बात करें 1905 की बात करें, 1905 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी का गठन हुआ। ब्रिटेन में लेबर पार्टी का गठन हुआ। ठीक उसी प्रकार से अन्य देशों में, अगर जर्मनी की बात किया जाए, फ्रांस की बात किया जाए, समाजवादियों ने क्या किया, अपने श्रमिकों को संगठित करने का प्रयास किया और ट्रेड यूनियनों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन ये ट्रेड यूनियन समाजवादी रेडिकल्स के साथ मिलकर, उदारवादियों के साथ मिलकर, जो 1815 में गठित हुई सरकारें थीं यूरोप में, उनको परिवर्तित करने की कोशिश की। लेकिन इनको कोई, समाजवादियों को 1914 तक कोई विशेष लाभ नहीं मिला, क्योंकि अगर देखा जाए तो 1914 ईस्वी तक विश्व में कहीं भी समाजवाद की विचारधारा के अनुसार सरकार का निर्माण नहीं हुआ। हाँ, ये बात जरूर है कि समाजवादी राजनीतिक परिस्थितियों को परिवर्तित करते थे, यानी कि चुनाव में भाग लेते थे, लेकिन वह ये अपने दम पर, या कहें कि केवल शुद्ध रूप से समाजवाद की विचारधारा के आधार पर किसी भी देश में सरकारों का निर्माण नहीं हुआ। अब प्रश्न ये उठता है कि रूस ही क्यों? क्योंकि जो क्रांति होती है समाजवाद की विचारधारा के अनुसार, जो क्रांति होती है समाजवाद की विचारधारा के अनुसार क्रांति होती है, वह रूस में होता है। और कब होता है? 1917 में होता है। तो रूस में ही क्रांति क्यों होती है? तो हम रूस की कुछ पृष्ठभूमियों को देखते हैं, रूस के संबंध में कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि रूस में ही क्रांति क्यों संपन्न हुई, और वह भी समाजवाद की विचारधारा के आधार पर। जबकि हम यह भी जानते हैं कि अगर रूस की बात किया जाए तो रूस औद्योगिक रूप से उतना संपन्न नहीं था जितना कि यूरोप के अन्य देश औद्योगिक विकास किए थे। फिर भी समाजवाद की विचारधारा के आधार पर रूस में ही क्रांति क्यों होती है? तो रूस के उस समय के तत्कालीन रूस की पृष्ठभूमि को देखते हैं। तो तत्कालीन रूस की पृष्ठभूमि के अंतर्गत देखते हैं तो वहाँ पर अभी भी क्या है? राजतंत्र है, राजतंत्र है। तो हम लोग इसको देखते हैं कि रूस में, तत्कालीन रूस में जिस समय 1917 में क्रांति हो रही थी, तो 1917 में क्रांति से पूर्व रूस की राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी? तो इसको राजतंत्र को हटा करके हम राजनीतिक लिख देते हैं। राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थीं? राजनीतिक परिस्थितियां। तो राजनीतिक परिस्थितियों की बात करें तो रूस में अभी भी राजतंत्र था, यानी कि रूस में शासन व्यवस्था कैसी थी? तो राजतंत्र था। यहाँ पर यह जान लेना ठीक रहेगा कि जिस प्रकार से राष्ट्रवाद की विचारधारा के अनुसार पूरे यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण हुआ, और उस प्रकार से रूस में राष्ट्र राज्य नहीं था, बल्कि वह एक राजतंत्र था। और वहाँ का राजा था जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय। जार का मतलब होता है राजा, यानी रूस के राजा को क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। और रूस की रानी को, यानी कि जो महारानी होती थी, उनको जरीना कहा जाता था, जरीना कहा जाता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो राजनीतिक व्यवस्था है, यानी कि रूस में, तत्कालीन रूस में राजनीतिक अगर व्यवस्था की बात किया जाए तो रूस में क्या है? राजतंत्र है। वहाँ का सम्राट कौन है? तो निकोलस द्वितीय है। निकोलस द्वितीय रोमानेव राजवंश का शासक था।
रोमानेव राजवंश का शासक था। और इस रोमानेव राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो माइकेल ने किया था, माइकेल ने किया था। और 1917 में क्रांति के दौरान जब क्रांति हुआ तो यह कह सकते हैं कि रूस में क्रांति से पूर्व किस राजवंश का शासक था? तो रोमानेव राजवंश का शासक था। और उस रोमानेव वंश के शासक के अधीन जार निकोलस द्वितीय रूस का सम्राट था। यहाँ पर यह एक बहुत ही सर्वविदित बात है कि वहाँ पर यानी कि रूस के में जो राजतांत्रिक व्यवस्था थी वह क्या थी? लोगों के कल्याण के। देखिए, कोई भी राजतांत्रिक व्यवस्थाएं होती हैं लोगों के कल्याण के लिए कार्य नहीं करती हैं। ये जाहिर सी बात होता है, क्योंकि वह क्या होती हैं? निरंकुश होती है। निरंकुश क्यों होता है? क्योंकि उनके कार्यों पर किसी भी तंत्र का अंकुश नहीं होता है। जबकि हम लोग देखेंगे कि यूरोप में जो राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ है उस पर संसद का नियंत्रण है, और वह राजा के कार्यों को कौन नियंत्रित करता है? संसद नियंत्रित करती है। लेकिन अगर रूस की बात किया जाए तो रूस में उस प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। तो यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे। यह भी नाम आया होगा, रासपुतीन के विषय में कहा जाता है कि यह एक सन्यासी था। और रूस की जो महारानी थी वह रूस की महारानी इस रासपुतीन नामक सन्यासी के संगत में थी। लेकिन यह सन्यासी क्या था? अयास था। और यही कारण है कि रासपुतीन के कारण ही जो जार निकोलस द्वितीय का शासन व्यवस्था था वह अलोकप्रिय हो गया था। तो इस तरह से यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था को हम लोग देख रहे थे। और अलोकप्रिय होने का मतलब ही जानते हैं कि वह लोगों के जब कोई भी शासन व्यवस्था लोगों के कल्याण के लिए कार्य करने नहीं करती है तो वह शासन लोगों के लिए प्रिय नहीं रह जाता है, और इस तरह से वह क्या हो जाता है? अलोकप्रिय हो जाता है। अगर वहाँ की धार्मिक व्यवस्था की बात किया जाए, तो वहाँ पर यानी कि रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स से उपजी एक शाखा, यानी यह देखो क्रिश्चियनिटी है तो क्रिश्चियनिटी के अंतर्गत जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स शाखा से उपजी रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी शाखा थी। यानी रूस में कौन बहुमत में था? तो रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी शाखा का बहुमत था। लेकिन इसके अतिरिक्त उस रूस में मुस्लिम की अगर बात किया जाए, प्रोटेस्टेंट की बात किया जाए, चाहे बौद्ध की बात किया जाए, ये सभी लोग रूस में रहते थे। यानी अगर रूस की तत्कालीन रूस की बात किया जाए तो रूस में बहुमत में कौन था? तो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स शाखा से उपजी रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे। लेकिन इनके अतिरिक्त प्रोटेस्टेंट की बात करें, मुस्लिम की बात करें, चाहे बौद्ध, वहाँ पर रहते थे। तो ये है वहाँ पर आर्थिक व्यवस्था, ये है धार्मिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं। आर्थिक व्यवस्था सबसे दिलचस्प चीज यही है, आर्थिक व्यवस्था क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति होता है, और औद्योगिक क्रांति के कारण औद्योगिक समाज का निर्माण होता है, और पूरे यूरोप औद्योगिक विकास की ओर बढ़ रहा है। और रूस में देखते हैं, अगर 20वीं सदी तक रूस में औद्योगिक विकास उतना नहीं हुआ है जितना कि यूरोप के अन्य देशों में औद्योगिक विकास हुआ है। तो आखिर रूस में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी? तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। अगर रूस में बात किया जाए तो 85% वहाँ पर कौन था? किसान थे। अगर बात किया जाए तो जितना प्रतिशत किसान ये रूस में कृषि पर निर्भर थे, उतना प्रतिशत किसान कभी भी
यूरोप के अन्य देशों में देखने को नहीं मिलता है। अगर जर्मनी की बात किया जाए, जर्मनी की बात किया जाए, चाहे हम फ्रांस की बात करें, तो जर्मनी और फ्रांस से 30 से 35% ही किसान थे जो कि कृषि पर निर्भर थे। लेकिन अगर तत्कालीन रूस की बात किया जाए तो तत्कालीन रूस के 85% लोग कृषि पर निर्भर थे, यानी कि वह क्या था, कृषि प्रधान देश था। औद्योगिक विकास नहीं हुआ था। अगर औद्योगिक विकास की बात किया जाए तो केवल मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में ही वहाँ पर औद्योगिक विकास हुआ था। हालांकि 1890 के दशक के बाद वहाँ पर भी विदेशी निवेश आया और विदेशी निवेश के कारण वहाँ पर भी रेलवे का विकास हुआ और इस तरह से देखा गया कि 1900 आते आते रूस में भी औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुका था और रूस में भी औद्योगिक विकास में कई गुना वृद्धि देखने को मिलता है। तो यह थी रूस की आर्थिक व्यवस्था। अगर एक और व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग जाते हैं तो सबसे प्रमुख व्यवस्था है समाजवाद की विचारधारा। चौथा, समाजवाद की विचारधारा। अभी हमने कहा कि रूस की आर्थिक व्यवस्था किस पर आधारित थी, तो कृषि पर आधारित थी। क्यों आधारित थी? क्योंकि रूस के 85% किसान किस पर निर्भर थे, तो कृषि पर निर्भर थे। लेकिन वहाँ के किसानों की एक खासियत थी। वहाँ के किसान क्या करते थे, वहाँ के किसान वर्ष में या कभी कभी अपनी संपत्ति को अपने कम्यून को दे देते थे और कम्यून ही क्या करता था कि परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों को खेत बांट दिया करता था। रूस के किसानों की एक दूसरी खासियत यह थी कि रूस के किसान नवाबों का इज्जत नहीं करते थे, जिस प्रकार से फ्रांस में करते थे, जर्मनी में करते थे, ब्रिटेन में किसान थे जो नवाबों का इज्जत करते थे। उस प्रकार से देखा गया कि रूस के किसान नवाबों का इज्जत नहीं करते थे और यही कारण है कि 1898 में ये गठित जो रूसी एक पार्टी का नाम है रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का जब गठन हुआ तो इनकी इस पार्टी के राजनीतिज्ञों का यह मानना था कि रूस में क्रांति कौन करेगा, तो यह किसान ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि किसानों के अंतर्गत एक गुण है, नेचुरल गुण है और यही समाजवाद है कि वो लोग क्या करते हैं कि अपनी संपदा को कम्यून में को दे देते हैं और कम्यून क्या करता है, किसानों के परिवार की जरूरत के हिसाब से संपत्ति का बंटवारा कर देता है और उसी पर वे लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। और यही कारण है कि रूस के राजनीतिज्ञों का मानना है, कुछ राजनीतिज्ञों का मानना है कि रूस में यदि कोई क्रांति का आधार बनेगा तो वह किसान ही आधार बनेंगे, मजदूर नहीं बनेंगे। हालांकि यह किसान भी आपस में बटे हुए हैं, किसान धर्म के आधार पर बटे हुए हैं, तो यह किसानों से भी कुछ अपेक्षाएं कम ही हैं। लेकिन जब समाजवाद की विचारधारा आती है, कार्ल मार्क्स के समाजवाद आता है, तो लोगों को जीवन को प्रभावित करता है। लोगों को जीवन को किस रूप में प्रभावित करता है? यह विचारधारा औद्योगिक समाज के निर्माण के विपरीत है। और हमने जो अभी कहा कि 1900 आते आते रूस में भी औद्योगिक विकास होना प्रारंभ हो गया था। रेलवे का विकास हो रहा था, खदानों से कच्चे मालों का, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन प्रारंभ हो रहा था, इस्पात उद्योग बढ़ रहा था। तो इस प्रकार से 1900 आते आते रूस में भी ये औद्योगिक विकास काफ़ी तेज़ी से हो रहा था। इस समाज के अंतर्गत देखा गया, यानी कि रूस में भी देखा गया कि जितने भी उद्योग थे वह निजी व्यक्तियों के हाथ में थे। निजी व्यक्ति ही उस उद्योग को नियंत्रित और संचालित करता था और उसमें वर्कशॉपों में काम करने वाले जो लोग थे, जो कारीगर थे, चाहे औद्योगिक मजदूर थे, इनका जो जीवन था अत्यंत ही कष्टकारी था। अगर बात किया जाए तो वर्कशॉपों में काम करने वाले कारीगरों को 14 से 15 घंटे काम करने पड़ते थे। ठीक उसी प्रकार से अगर मजदूरों की बात किया जाए तो 12 से 13 घंटा काम करना पड़ता था। इनके जीवन स्तर को
बढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया था, क्योंकि क्या था, औद्योगिक जो समाज का निर्माण हो रहा था तत्कालीन रूस में, जो जिस औद्योगिक समाज का निर्माण हो रहा था, उस औद्योगिक समाज के अंतर्गत जो भी संपदा का स्वामी होता था कोई निजी व्यक्ति होता था। और उसका क्या मतलब था, उसका मतलब था कि उद्योगों से मैक्सिमम लाभ कमाना। और यही कारण है कि देखो वर्कशॉपों में काम करने वाले जो कारीगर हैं उनको कार्य की घंटे कितने हैं, 14 से 15 घंटे हैं। अगर हम कहें कि जो औद्योगिक मजदूर हैं उनको कार्य करने की पालियाँ कितनी हैं, तो 12 से 13 घंटे वे काम करते हैं। उनको डर्मिनेटरी, उनके लिए डर्मिनेटरी शब्द का इस्तेमाल किया गया होगा, डर्मिनेटरी बनाया गया है, जिसमें वे लोग श्रमिक क्या करते हैं, काम करने के बाद आते हैं और विश्राम करते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि रूस में जिस प्रकार के एक सामाजिक परिस्थितियां उत्पन्न हो रही थी, तो रूस में जो सामाजिक परिस्थितियां उत्पन्न हो रही थी, औद्योगिक विकास के कारण एक औद्योगिक समाज का निर्माण हो रहा था। और तत्कालीन रूस में चाहे महिलाएं हैं चाहे बच्चे हैं, वह कहाँ जा रहे थे, काम की तलाश में, काम करने के लिए इन्हीं उद्योगों में जा रहे थे। और इसमें देखा जा रहा था कि इसमें औद्योगिक मजदूरों को 12 से 13 घंटे काम करना पड़ता था। यही कारण है कि जब 1905, ये तत्कालीन ये रूस में उथल पुथल को व्यक्त करता है, या कहें कि 1905 की जो रूसी क्रांति है, यह रूस में क्रांति से पहले एक पूर्वाभ्यास है, जिसके अंतर्गत समाजवाद की विचारधारा के आधार पर किस प्रकार से क्रांति होती है उसको हम लोग देखेंगे। यानी 1905 की उथल पुथल का दौर, 1905 की रूसी क्रांति, इसको विश्व इतिहास में ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है, ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसको खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। यह घटना कब घटित हुई थी, तो 22 जनवरी 1905 को घटित हुआ था। देखिए, हमने अभी बताया ना कि 1900 आते आते रूस में भी एक औद्योगिक समाज का निर्माण हो रहा था, यानी कि उद्योग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे। और ऐसे समाज में लोगों का जीवन स्तर, जो मजदूर थे, जो कारीगर थे, उनका जीवन स्तर क्या हो रहा था, गिर रहा था। अक्सर देखा जाता है कि औद्योगिक समाज के अंतर्गत यह देखा जाता है कि जब भी उत्पादन गिर जाता है या उत्पादन जब गिरने लगता है तो बेरोजगारी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि जब उत्पादन गिरने लगता है तो फैक्ट्रियों में काम मिलना मुश्किल हो जाता है, जिससे काफ़ी लोग बेरोजगार हो जाते हैं। और जो शहर में फैक्ट्रियों में काम करने के लिए आए हैं, कल कारखानों में काम करने के लिए आए हैं, अगर उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो वे खाएंगे क्या। तो ऐसे हालात में परिस्थितियां क्या हो जाती हैं, विपरीत हो जाती हैं। तो 1905 की जो ब्लडी संडे की घटना है, कुछ इसी प्रकार से घटना घटित होती है। कि घटना क्या घटित होता है कि पूरे रूस की अगर बात किया जाए तो ट्रेड यूनियन का निर्माण किया जाता है। ट्रेड यूनियन यानी कि जो श्रमिक हैं, श्रमिकों का एक संगठन होता है जिसको हम लोग ट्रेड यूनियन के नाम से जानते हैं। अगर रूस में यह भी देखा जाता है कि किसी मजदूर के संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या आती थी तो ये ट्रेड यूनियन क्या करता था, उन मजदूरों को समर्थन देता था। और जो मजदूर थे वहाँ पर जब किसी भी प्रकार का विवाद होता था तो वहाँ पर हड़ताल पर चले जाते थे। उसी क्रम में 1904 में श्रमिकों की एक संस्था गठित होती है जिसको हम लोग रूसी श्रमिक पार्टी के नाम से जानते हैं। रूसी श्रमिक पार्टी के नाम से जानते हैं। ये रूसी श्रमिक जो पार्टी का गठन 1904 में हुआ है और 1904 की परिस्थितियां, जो प्राकृतिक परिस्थितियां हैं, वह काफ़ी हद तक परिवर्तित हैं। यानी कि रूस में बेरोजगारी बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है और इधर प्राकृतिक रूप से देखा जा रहा है कि प्राकृतिक रूप से उत्पादन गिर रहा है। ऐसे हालात में जो 1904 में गठित रूसी श्रमिक पार्टी के 4 वर्कर्स को टीटीलो आयरन वर्कर्स पुलितलो जो आयरन वर्कर्स कंपनी थी
तो रूसी श्रमिक पार्टी के 4 सदस्यों को यह क्या करती है, वह काम से बाहर निकाल देती है, यानी कि उसको सस्पेंड कर देती है। जब काम से बाहर निकाल देती है तो इन मजदूरों के समर्थन में रूस में अन्य मजदूर संगठन भी मजदूरों की हड़ताल की घोषणा कर देते हैं और इस तरह से लगभग लाखों मजदूर सड़कों पर हड़ताल करते हुए उतर जाते हैं और वे मांग क्या करते हैं, तो काम का समय घटाया जाए, यानी जो 12 से 13 घंटे काम की पालियां हैं उनको क्या किया जाए, 8 घंटा किया जाए, वेतन में वृद्धि किया जाए तथा कार्यस्थल पर जहां पर मजदूर कार्य करते हैं वहां पर परिस्थितियां परिवर्तित किया जाए। तो जब यह घटना घटित होता है तो इसी घटना के कारण जब पूरे रूस में श्रमिक आंदोलन करना प्रारंभ करते हैं, हड़ताल करना प्रारंभ करते हैं, तो उसी क्रम में 22 जनवरी 1905 को पादरी जॉर्ज गैपान मजदूरों के हड़ताल का नेतृत्व कर रहा है और जब पादरी जॉर्ज गैपान के नेतृत्व में मजदूरों का हुजूम जुलूस, जब विंटर पैलेस क्या है, वहाँ के राजा का रहने का महल है, जब विंटर पैलेस के सामने से गुजरता है तो सेना के लोग तथा कोसेक्स जो कि राजा के आदेश पर इस आंदोलनकारी मजदूरों के जुलूस पर गोली चला देते हैं, जिसमें 100 मजदूर मारे जाते हैं तथा 300 से ज़्यादा मजदूर घायल हो जाते हैं। इसी घटना को हम लोग विश्व इतिहास में खूनी रविवार या ब्लडी संडे की घटना के नाम से जानते हैं। यह घटना घटित होती है रूस में और यहाँ पर देखिए कि रूस में जो घटना घटित होती है या उथल पुथल का समय आता है तो यह कौन होते हैं, तो यह उथल पुथल करने वाले या आंदोलन करने वाले मजदूर हैं। कार्ल मार्क्स क्या कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, यानी कि जिस औद्योगिक समाज का निर्माण हो रहा है और उस औद्योगिक समाज के अंतर्गत देखा जा रहा है कि मजदूरों का शोषण हो रहा है। अगर मजदूरों को शोषण से बचाना है और मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार करना है तो मजदूरों को क्या करना होगा, संगठित करना होगा। और यही कारण है कि पूरे वर्ल्ड में देखा जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड में समाजवाद की विचारधारा के आधार पर मजदूर यूनियनों का निर्माण होता है। और मजदूर यूनियन क्या करते हैं, अब जब किसी भी मजदूर को कंपनी से निकाल दिया जाता है या मजदूरों के संबंध में कोई अमानवीय व्यवहार किया जाता है तो पूरे के पूरे मजदूर हड़ताल पर चले जाते हैं। इसी घटना के अंतर्गत यह ब्लडी संडे की घटना घटित होती है। लेकिन इस ब्लडी संडे की घटना या कहें कि मजदूरों के आंदोलन के कारण रूस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन एक परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन क्या होता है, तो परिवर्तन के अंतर्गत जो रूस के सम्राट हैं जार निकोलस द्वितीय, वह 5 सदस्यीय एक परिषद का निर्माण करते हैं जिसको रूस में क्या बोला जाता है, ड्यूमा बोला जाता है। लेकिन यह आंदोलन को, तत्कालीन आंदोलन को या कहें कि तत्काल में जो मजदूरों का आंदोलन हो रहा था, उन मजदूरों के आंदोलन को समाप्त करने के लिए जो 5 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया जिसको हम लोग ड्यूमा के नाम से जानते हैं, तो यह क्या किया गया, आंदोलन को समाप्त करने के लिए उद्देश्य से किया गया, क्योंकि इसका कोई रूस की जो राजशाही थे या कहें कि रूस का जो सम्राट था कभी इसको गंभीरता से नहीं लिया। क्यों नहीं लिया कि प्रथम जब ड्यूमा का गठन हुआ तो यह 3 माह के अंतर्गत ही क्या हो गई, भंग हो गई। द्वितीय ड्यूमा का हस्र भी यही हुआ कि 4 से 5 महीने में द्वितीय ड्यूमा भी क्या हो जाए, बर्खास्त कर दी गई। और तृतीय जब ड्यूमा का निर्माण किया गया तो उसके अंतर्गत यह विशेष ध्यान दिया गया कि रूढ़िवादियों को उसमें बहुमत हो गया और इस तरह से यह ड्यूमा क्या थी, यह ड्यूमा कोई काम का नहीं रह गई। यानी कि यह परिवर्तन से रूस में किसी भी प्रकार के राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं हुआ। तो अब कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न होती है, यानी कि 1917 में 1917 की क्रांति कब होती है, क्यों होती है और उसके दौरान रूस में क्या परिवर्तन होता है, हम नेक्स्ट में मिलते हैं तो हम बात करते हैं इस पर। और इसके अंतर्गत आप लोग देख लीजिएगा
कि रूस में जो क्रांति के लिए, यानी कि रूस में क्रांति के कारण क्या है, यानी कि हम कह सकते हैं कि आज हमने जो डिस्कशन किया तो उसमें किस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। तो उसमें प्रश्नों का उत्तर मिल सकते हैं कि रूस में क्रांति के कारण क्या थे, और ब्लडी संडे की घटना क्या है, और ब्लडी संडे की घटना कब हुई थी। थैंक यू।